thank you all as well that you people are here. Welcome, Dr. Mohammad थैंक Ali. थैंक यू सो मच साद। कैसे हो शहजादो? ठीक हो आप लोग? कैसे चल रहे हो? ये काफी थोड़ा सा साद ने बड़ा इसको प्रोफेशनल रखा हुआ था और बड़ा ही सीरियस सा इसने जो है वो वेबिनार किया हुआ था। इट्स अ गुड एफर्ट फ्रॉम जूनियर लाइक साद। अच्छा लगता है ऐसे देखते हुए अपने जूनियर्स को व्हेन दे आर स्ट्राइविंग फॉर समथिंग गुड। एंड आई एम वेरी मच डिलाइटेड दैट आई एम बीइंग हियर विद यू पीपल। तो सबसे पहले मैंने तो वैसे आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन एंड सारी चीजें जो है वो प्रिपेयर करके रखी थी टू गो विद द थिंग्स एंड एवरीथिंग, बट व्हाई नॉट टू keep this webinar today a very casual thing, you know, बिल्कुल कैजुअल सा एक वेबिनार रखते हैं। लेट्स से कि मैं एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ जिसने नया नया यूएसएमएलई के बारे में सुना है और अभी मैं यूएसएमएलई को ऑप्ट करना चाहता हूँ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे जहन में आता है यूएसएमएलई को ऑप्ट करने से पहले वो ये होता है कि इसका खर्चा बहुत ज्यादा है। तो क्यों ना हम इसी बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करें, बिकॉज यूएसएमएलई क्या है ये तो आप सब जानते हैं। सो what is USMLE? It is United States Medical Licensing Exam. So what is United States Medical Licensing Exam? ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपका रेजिडेंसी पाथवे खोल देता है फॉर गोइंग टुवर्ड्स यूएसए। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज, आपका अमेरिका का वीजा लगेगा जहाँ पे कोई लोड शेडिंग नहीं है, जहाँ पर कोई बिजली के टैक्स नहीं है, जहाँ पे आपकी गाड़ियों के ऊपर 400% टैक्स ड्यूटी नहीं लगती, जहाँ पे इंपोर्ट इतनी ज्यादा ड्यूटी नहीं है इंपोर्ट के ऊपर, और आप जितनी भी लग्जरी गाड़ियां हैं वो पाकिस्तान की टोयोटा करोला की प्राइस में अफोर्ड कर सकते हैं। ये तो एक बेनिफिट हुआ। what are the other benefits? Like if we talk about in medical science, USMLE or United States has been a dream for every doctor that comes to that joins medical school। ठीक है, तो हर एक बच्चा जो क्रीम ऑफ नेशन होता है, जो क्रीम ऑफ मेडिकल स्कूल होता है, वो ये चाहता है कि मैं मतलब मेडिकल कॉलेज के बाद में यूएस की तरफ परसू करूं। यूनाइटेड स्टेट के स्टेप्स कितने हैं ये भी बता देते हैं। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 होता है, स्टेप 2 होता है, देन यू हैव टू पास ओईटी एग्जाम, फिर उसके बाद स्टेप 3 देना पड़ता है। स्टेप 3 टोटली ऑप्शनल है। आप स्टेप 1 और स्टेप 2 के बाद ओईटी देकर भी आप यूएस के अंदर रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड ओईटी के बाद आपका जो थर्ड स्टेप होता है, दैट इज यू हैव टू अप्लाई फॉर ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन, और ईसीएफएमजी सर्टिफिकेशन के बाद आपका जनाब मैच के लिए आप अप्लाई करते हो। ये एक बेसिक सी कोर्स की बात है। फिर कैसा होता है जनाब, जैसे मैंने आपको बता दिया, क्या चीज है जो मतलब आप सोचते होंगे, मतलब व्हेन आई वाज इन मेडिकल स्कूल, सो यूएसएमएलई वाज काइंड ऑफ फैंटेसी फॉर अस। एंड मैं जिस मेडिकल स्कूल से पढ़ा हूँ, इट्स सो स्ट्रेंज टू टॉक अबाउट दिस थिंग ओवर हियर कि आई वाज द फर्स्ट वन जिसने मेडिकल स्कूल की प्रिपरेशन के दौरान ही यूएसएमएलई दिया था। सो स्ट्रेंज कि आज के दौर में आई वॉज द पायनियर वन डूइंग इट। ऐसा क्यों हुआ आपको पता है? ऐसा सिर्फ एक वजह से हुआ। व्हेनेवर मैं या मेरे कोई सीनियर ट्राई करते थे ना यूएसएमएलई की प्रिपरेशन करने के लिए, तो एक और सीनियर होता था उससे भी बड़ा ना, जो मतलब वो क्या कहते हैं, हर बाप का एक बाप होता है जिसको दादाजी कहते हैं। तो हमारे ना कुछ सीनियर्स होते हैं सो कॉल्ड, और वो सीनियर्स क्या कहते हैं, उनका एक पर्टिकुलर पीयर प्रेशर होता है। वो कहते हैं तुम करोगे या तुमसे होगा, नहीं होगा वगैरह वगैरह, मल्टीपल थिंग्स, यू नो, काफी चीजें होती हैं आपके जहन में। तो व्हाई डिड आई ऑप्टेड इट? सबसे पहली बात कि एक फैंसी टर्म है यूएसएमएलई, और दूसरा ये है कि अगर कोई बंदा यूएसएमएलई करके अमेरिका जाए या ना जाए, अगर कोई बंदा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आता है और मुझसे पूछता है कि सर शुड आई स्टार्ट, ओके लेट मी म्यूट एवरीवन, ओके जी। अगर मुझसे कोई पूछता है कि मैं फर्स्ट ईयर में आया हूँ, मुझे यूएसएमएलई करना, बिल्कुल करना चाहिए बच्चों। आपको एटलीस्ट आपको यूएसएमएलई की तैयारी करनी चाहिए। aim for the sky, if you cannot reach there you will definitely fall among the stars, और यूएसएमएलई इसकी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है। how does it do that? मिसाल के तौर पे आपने यूएसएमएलई की प्रिपरेशन की और आपका मैच नहीं हुआ, मैच तो बहुत दूर की बात है, चलो आपने यूएसएमएलई की प्रिपरेशन की, आपके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि आप स्टेप 1 दे सकते या स्टेप 2 दे सकते, होगा क्या? आपके तमाम के तमाम एग्जाम्स बहुत तगड़े तरीके से निकल जाएंगे। जितने भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, आपके तमाम के तमाम
other residency exams like FCPS हो गया, like हाद हो गया, DHA हो गया, सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम हो गया, चुटकी में निकलेंगे। आपका प्लैब चुटकी में निकलेगा, आपके कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको नॉलेज अप्लाई करना आता होगा, आपका MBBS वेस्ट नहीं जाएगा। सो फॉर मी, इफ समवन आस्क इन द फर्स्ट ईयर कि सर मैं USMLE करना चाहता हूँ बट मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आप फिर भी USMLE की तैयारी करो। व्हाई? बिकॉज USMLE की तैयारी आपको ये सारी चीजें सिखा देती है। एनीबडी हु विल लाइक टू डू दैट, में एक सेकंड इसको होस्ट बना देते हैं हम, बिकॉज इट्स गेटिंग टफ फॉर मी टू एडमिट एवरीवन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। में एक सेकंड में जरा इसका थोड़ा सा काम खत्म कर लूं, उसके बाद हम बात करते हैं डिटेल में इसके ऊपर। उमर, सलाम अलैकुम उमर। हेलो। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ जी शहजादे कैसे हो आप? ठीक हो? वेलकम टू द वेबिनार। जी सर, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। ठीक है शहजादे, इंटर करते जाना जरा स्टूडेंट्स को, मैंने आपको होस्ट बना ओके दिया। बट ही ओके इज डॉक्टर उमर सर। फारूक ओके तहसीन, a very good student of mine. I work as a lecturer in the National School of Medicine and he's recently graduated. I teach final year medical students over there and मेरा डिपार्टमेंट वहाँ पे इंटरनेशनल कोचिंग क्लासेस ही है जो कि USMLE, प्लैब, NLE, FCPS इसको डील करते हैं। So coming back to that thing, why one should opt for USMLE? सबसे पहली बात, आपके कोर कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दूसरी बात, आपके जितने भी बाकी एग्जाम्स हैं वो बहुत तगड़े तरीके से जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब कभी भी आप USMLE करने का सोचते हो, पहला ख्याल आता है व्हाट इफ ना हुआ, और दूसरा ख्याल आता है कि खर्चा बहुत है। चलो इन दोनों क्वेश्चंस को हम जरा एड्रेस करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इफ ना हुआ, बहुत अच्छा सवाल है, मुश्किल बात है, बट इमेजिन व्हाट इफ हो गया। हाँ, व्हाट इफ हो गया तो फिर क्या होगा? फिर आप US का ग्रीन कार्ड आपका होगा, US की रेजिडेंसी की $5,500 to $6,000 पर मंथ आपके होंगे। आफ्टर वंस यू आर डन विद योर रेजिडेंसी, यू हैव क्लियर्ड दैट, तो इंटरनल मेडिसिन का जो सबसे लोएस्ट एवरेज सैलरी प्रोग्राम है वो 28,000 US डॉलर to $32,000 US है। दैट्स जस्ट मनी मैटर, ये सिर्फ पैसे की बात है। अदर देन दैट क्या पर्क्स हैं? आप अमेरिकन डिप्लोमेट कहलाते हैं, आपकी एक क्लास होती है, एक स्वैग होता है आपका, आप जिस हॉस्पिटल में काम करते हो मुंह मांगी आपको रकम दी जाती है, इज्जत दी जाती है, आपके टैलेंट की कदर की जाती है। तीसरी बात, फाइनेंसेस, बहुत बहुत खर्चा है, बिल्कुल सही बात है। USMLE स्टेप 1 का कितना खर्चा है आप सबको रटा हुआ होगा, मैं डॉलर में बताऊंगा और आप रफली 300 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। लेट्स टॉक अबाउट USMLE स्टेप 1 की फीस क्या है। $1100 इसकी फीस है, मेक्स इट अराउंड 3,30,000 रुपए, प्लस आपकी $170 तकरीबन होते हैं ECFMG अकाउंट बनाने के और नोटरी वगैरह के, notary.com के, नोटरी पब्लिक के। तो ये मिला के तकरीबन आपके 4 लाख का ये खर्चा आ जाता है, और प्लस वर्ल्ड को मिला करके, NBME को मिला करके 1.5 लाख, 5.5 लाख आ जाता है। वेरी एक्सपेंसिव है, टू बी ऑनेस्ट, बहुत महंगा है स्टेप 1। और स्टेप 2 का खर्चा भी लगभग इतना ही है। नाउ खर्चा तो ज्यादा है, लेकिन क्या आपने ये सारा खर्चा इकट्ठे देना है? नहीं। आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो 1 लाख रुपए आप यूवर्ल्ड के लिए, 1.5 लाख रुपए यूवर्ल्ड के लिए तब स्पेंड करोगे, ठीक है। और लेट्स से आप सेकंड ईयर में डिसाइड करते हो मैंने थर्ड ईयर के एंड पे जाकर के स्टार्ट करना है USMLE को। जब आप सेकंड ईयर के एंड पे स्टार्ट करेंगे, उस अगर एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, अगर आप हर साल का 100 रुपए भी जोड़ते रहें, तो अगर आप 100 रुपए जोड़ें, सॉरी आई एम वेरी बैड इन मैथ्स, तो अगर आप हर दिन का अगर आप 100 रुपए जोड़ते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कितने पैसे आएंगे? तो ये बनते हैं जनाब आपके 36,500 रुपए। ओह सॉरी, 365 इंटू 2, ठीक। सो आपको तकरीबन लगभग 200 रुपीज अगर आप जोड़ते हैं पर डे के, तो आपके पास कितने बन जाते हैं? 73,000 रुपीज। स्टिल यूवर्ल्ड के लिए आप लैग करते हो, ठीक है। तो आपका यूवर्ल्ड तो अभी परचेज नहीं हो पाएगा। देन व्हाट आर द अल्टरनेटिव ऑप्शंस? वो कहते हैं, इरादे जिनके पुख्ता हूं, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातम हिज मौजूद से वो घबराया नहीं करते। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आपके पास डिफरेंट किस्म के अल्टरनेटिव ऑप्शंस मौजूद है, लाइक IMD ऐप। IMD ऐप एक ईरानी सोर्स है जिसके ऊपर आपको यूवर्ल्ड, NBMEs,
बोर्ड्स एंड बियॉन्ड, यूएसएमएल के तमाम क्वेश्चन बैंक्स, UWSA 1, UWSA 2 एंड एवरीथिंग आपको एक प्लेटफॉर्म के अंदर मिलता है। वो भी सिर्फ, आई डोंट नो इट्स एग्जैक्ट प्राइस, बट 15 से 13 हजार रुपए के अंदर अंदर वो उसकी ऐप है और उसकी साल की सब्सक्रिप्शन मिलती है। सो एक मैटर तो आपको सॉल्व हो। दूसरी बात बच्चों, आपको सारे पैसे यूएसएमएल के इकट्ठे नहीं देने। लेट्स से अगर आप आज के दौर में एक हॉस्टल में, आप एक हॉस्टल आए थे, पेशावर में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, तो आपका माहाना खर्चा कितना है हॉस्टल को छोड़ के, जस्ट खाना पीना एवरीथिंग। जब हम हुआ करते थे तो 15,000 रुपए तो बच्चे सब चीजें आपको सेंड कर देंगे, आपका जो नाम है और लिंक वगैरह भी शेयर कर दूंगा मैं। एक बंदा है मेरे ख्याल में 10,000 रुपए में भी ये देता है, ठीक है, IMD साथ ये 10 में भी एक में आपको एक बंदा दूंगा, वो 10,000 में भी सेल कर देता है। जी भाईजान, अच्छा, मैं नीचे नाम लिखता रहूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, नाउ let's say if you are studying in like in Lahore or in Peshawar in somewhere, तो आपका डेली का खर्चा कितना है आजकल? लाइक मेरे टाइम पर हमारा 15 to 16,000 रुपीस हुआ करता था, ठीक है, 15 to 16,000 PKR हम जो है वो खर्च करते थे खाने पीने पे। वो भी मतलब नॉर्मल सा, नॉमिनल सा, अगर बाहर पार्टी शार्टी करनी हो, रिजल्ट आया हो, ट्रीट देनी हो दोस्तों को, तो थोड़ा सा एक्सीड हो जाता था। 25 से 1,000 रुपए आजकल नॉमिनल खर्चा जो है वो आ जाता है। बिकॉज मेरा अपना जो छोटा भाई पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में, तो ही टेक्स लाइक 30,000 फ्रॉम अस, ठीक है, एक महीने का। तो 25 से 1,000 आपका खर्चा है। इसको अगर आप साल के साथ ज़र्ब दो, यानी मल्टीप्लाई करो, तो ये तकरीबन 3 से 3.25 लाख रुपए बनते हैं। और कुल MBBS में आप 5 साल हॉस्टल में रहते हो, तो इसको अगर आप 5 साल से मल्टीप्लाई करो, 15 लाख बनते हैं। आप एक डिग्री लेने के लिए 15 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हो, और आप ये जिसने मेरे फ्रेंड ने 4K पे, जिसने 4K का लिया, इसको पकड़ो सारे, ठीक है, इससे आप सब जो है वो ऐप खरीदवाओ, ठीक है। सो अगर आप लेट्स से 15 लाख रुपए पूरी डिग्री के ऊपर लगा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट अपने फ्यूचर को ग्लोरीफाई करने के लिए इतना पैसा लगा सकते हैं। एंड यू कैन टेक लोन एज वेल। मैंने कितने सारे लोग देखे हैं जो लोन लेकर के गए अमेरिका में, और इवेंचुअली दे एंडेड अप बीइंग सो गुड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द थिंग्स जो मैंने लिखी हैं। ये तो मैंने आपको ये बताया था कि व्हाई वी शुड स्टार्ट डूइंग इट। कुछ चीजें हमने लिखी थी, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन विद द USMLE एंड व्हाई USMLE। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई USMLE? USMLE वाइड ऐसा एग्जाम है जो आप ड्यूरिंग MBBS दे सकते हैं, ठीक है, तो आपको दे देना चाहिए। व्हाट इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर USMLE? द आइडियल टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर USMLE इज थर्ड ईयर MBBS। थर्ड ईयर MBBS जो ही शुरू हो, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, व्हाई डू स्टूडेंट्स से लाइक, वो इस तरीके से क्यों बात करते हैं काफी स्टूडेंट्स के, सर मतलब क्या USMLE की तैयारी करेंगे तो हमारे एग्जाम्स नहीं निकलेंगे? क्यों भाई, आपके एग्जाम्स के अंदर इंफीरियर वॉल MI में लीड 2, 3 और AVF में नहीं होती ST एलिवेशन? हाँ, और USMLE में जो है वो लीड 2, 3 AVF में ST एलिवेशन होती है। आपके एग्जाम्स में जो पेनफुल ब्लीडिंग है, क्या वो एनल फिशर या एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स नहीं करते? भाई वही चीजें हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछी जाती हैं और USMLE में भी पूछी जाती है। फर्क क्या है? एग्जामिनेशन पैटर्न का फर्क है बच्चों, ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न का फर्क है। वाई USMLE ये मोस्ट रिवॉर्डिंग चीज है, बट नाउ अडेज ये बहुत सैचुरेट भी हुई है। सो लोग अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ बात करते हैं, प्लैब की तरफ। प्लैब USMLE से ज्यादा सैचुरेट हो चुका है। देन MRCP का एक अच्छा पाथवे, MRCP, MRCS ये अच्छा पाथवे है। AMC बहुत तगड़ा पाथवे है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल। किसी बच्चे ने चैट में लिखा है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल के एडवांटेज 2 स्टेप्स हैं सिर्फ, और आप एक स्टेप देकर भी ऑस्ट्रेलिया में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वेरी गुड अल्टरनेटिव पाथवे एज वेल। बट देन स्टिल आप देखें, अगर आप फिर भी बात करें ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल एग्जाम की भी बात करें, तो उसकी प्रिपरेशन भी। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा अपनी पर्सनल लाइफ के इंसिडेंट इसके बाद बताऊंगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब किस तरीके से हुआ था, सारा कुछ क्या था। हाउ टू स्टार्ट विद USMLE प्रिपरेशन। सबसे पहले हम इसकी तरफ आ जाते हैं विदाउट एनी डिले। USMLE की प्रिपरेशन की 3 फेजेस होती हैं बच्चों। एक होती है प्रिपरेटरी फेज, एक होती है प्री डेडिकेटेड फेज, एक होती है डेडिकेटेड फेज। ये किसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैंने डिवाइड किया हुआ है इस रूल को इस तरीके से। प्रिपरेटरी फेज कितने महीने पर मुश्तमिल होनी चाहिए? महीनों का तो पता नहीं, बस प्रिपरेटरी फेज में एटलीस्ट आपने एक दफा फर्स्ट एड खत्म करनी चाहिए अलॉन्ग विद बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स। उसके साथ में आपने
पैथोमा खत्म करनी है विद पैथोमा के लेक्चर्स। अलोंग विद दैट आपने, और कोई एमसीक्यूज वगैरह आपकी अपनी मर्जी है, आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आप यूज नहीं भी करते तो स्टिल अगर आप सिर्फ फर्स्ट एड, पैथोमा एंड बोर्ड्स एंड बियॉन्ड्स के लेक्चर देखते हैं तो इट्स गुड इनफ। बाकी कुछ छोटी छोटी चीजें उन लोगों के, उनके लिए मैं आपको बाद में बात बताऊंगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, यूएसएमएलई में अक्सर लोगों का जिनका स्कोर कम आता है ना बच्चों, वो स्कोर ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने कम रिसोर्सेज यूज करने की वजह से नहीं आता, वो ज्यादा रिसोर्सेज यूज करने की वजह से आते हैं। You have to be just very fine and very choosy regarding your resources. बहुत चुने हुए रिसोर्सेज उठाने हैं आपने, ठीक है। आपने क्या करना है, अच्छा बच्चों, ये पे इंशाल्लाह हम ऑप्शन देंगे क्वेश्चन पूछने के, ठीक है। यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द एंड, ताकि एक फ्लो में हम जो है वो चलते रहें। नाउ मेरे ख्याल में आपने क्वेश्चन ये पूछा है, ये डॉक्टर साहब का नाम क्या, विजात नाम है या क्या नाम है, सॉरी सॉरी, boot camp videos instead of BNB videos. I don't know about boot camp videos, मैंने यूज भी नहीं की हुई वो। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन सूट करती हैं। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड यूज करती है और उनके अच्छे स्कोर्स आते हैं, ठीक है। ये वो वाली चीजें बोल सकती हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये फिर से होस्ट चला गया उमर, आतिफ बच्चे, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना, यू टेक चार्ज। नेक्स्ट थिंग इज, प्रिपरेटरी फेज खत्म हो गई, आपने फर्स्ट एड एक दफा पढ़ ली अलोंग विद वीडियोस। बाकी मैं चीजें बताऊंगा, सब चीजों के लिए बोर्ड एंड बियॉन्ड यूज नहीं करनी, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपने डर्टी मेडिसिन यूज करना है, बायोस्टेट्स के लिए आपने रैंडी नील की वीडियोस देखनी है, एथिक्स के लिए आपने बोर्ड्स एंड बियॉन्ड एंड डर्टी मेडिसिन दोनों देखने हैं। देन इम्यूनोलॉजी बोर्ड्स एंड बियॉन्ड पे अच्छी दी गई है, वहीं से आप कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप स्केची देख सकते हो, उसके काफी ज्यादा अच्छे लेक्चर्स हैं, या डॉक्टर्स इन ट्रेनिंग के बहुत अच्छे लेक्चर्स थे हमारे टाइम पर इसके माइक्रोबायोलॉजी के, ठीक है। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जिनको आपने फिनिश करना है। एनाटॉमी, यू डोंट हैव टू चूज स्नेल्स एनाटॉमी, यू हैव टू चूज एनाटॉमी शेल्फ नोट्स जो आपने करने होते हैं, ठीक है। देन कम्स योर प्री डेडिकेटेड फेज। प्री डेडिकेटेड फेज में आपने क्या करना है, आपने अपनी फर्स्ट एड उठा ली, यू वर्ल्ड परचेज कर लिया और यू वर्ल्ड का एक ब्लॉग क्रिएट किया। उस ब्लॉग में 40 क्वेश्चन होते हैं, आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए। 40 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस पढ़ी, और एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद आपने अपनी फर्स्ट एड को एनोटेट किया। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एनोटेट योर फर्स्ट एड। ऑलवेज रिमेंबर, जितना कम लिखोगे फर्स्ट एड के ऊपर उतना ज्यादा काम आएगा। शुरू में बंदा इतने इतने नोट्स बना रहा होता है, हाँ मैं मतलब मैं ना पहाड़ तोड़ दूंगा भाई, सारा याद करके जाऊंगा, बिल्कुल पूरी शॉर्ट्स नेट पढ़ लूंगा ये वो। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट की, तो बट आई डिड, मैंने ना कप्लान की बायोकेमिस्ट्री उठा ली और मैंने पूरी बायोकेमिस्ट्री कर डाली, एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे उसमें से टका भी नहीं आता था, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी वाइज विद योर रिसोर्सेज। आपके इसकी मिसाल ऐसे है कि आप जंग पे जा रहे हैं और आपने अपना पिट्ठू बनाना है, आपके उस पिट्ठू के अंदर जितना कम सामान होगा ना बच्चों, आगे जंग पे उतना कम वो आपको तंग करेगा। ऐसा नहीं है कि फ्लड कर लो, ये वो हमारे ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ना एक ट्रेंड होता है तबाही फेरने वाला, मतलब ना वो तबाही फेर देते हैं पढ़ाई करते हो, तो बस अल्लाह बचाए उससे। लेकिन लेकिन हाँ, जो लेक्चर के दौरान जिन चीजों को मैं ब्लॉक्स में बच्चों क्लोज करता हूँ, बंद करता हूँ, या मैं कहता हूँ कि ये एमसीक्यू बन सकता है, या जिसको मैं अंडरलाइन करके बताता हूँ आता है, वो चीजें सिर्फ आप जो है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें आपने नोट नहीं करनी है। नाउ डेडिकेटेड फेज में आपने क्या करना है, आपने यू वर्ल्ड खत्म करना है आपका, ठीक है। आपका यू वर्ल्ड खत्म हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, रॉन्ग्स करने हैं। नाउ यू इंटर इन दी डेडिकेटेड फेज। प्रिपरेटरी फेज खत्म हो गई, फर्स्ट एड करनी थी, पैथोमा करनी थी, एनाटॉमी शेल्फ नोट्स करने थे, और बोर्ड्स एंड बियॉन्ड की वीडियोस करनी थी, प्लस डर्टी मेडिसिन की वीडियोस करनी थी, और रैंडी नील की वीडियोस करनी थी। दैट्स इट। देन यू एंटर्ड इनटू प्री डेडिकेटेड फेज। प्री डेडिकेटेड फेज में क्या करना था, सिर्फ यू वर्ल्ड करना था। वंस यू हैव क्लास 80% ऑफ योर यू वर्ल्ड, स्टार्ट डूइंग एनबीएमएस। कई लोग शुरू से भी एनबीएमएस करना चाहते हैं, इट्स योर ओन कॉल, आपकी अपनी मर्जी है। मैं ये प्रेफर करता हूं 80% यू वर्ल्ड करने के बाद आप एनबीएमएस करो, ताकि सेल्फ डाउट ना हो आप पे, आपको अपने आप पे सेल्फ डाउट ना हो। 80% यू वर्ल्ड हो गया, उसके बाद आपने एनबीएमएस शुरू कर दी। अब आप देखो वेयर आर यू लैकिंग इन, कहां पर आप लैक कर रहे हो।
Sometimes you lack in score, sometimes you lack in speed, sometimes you lack in time management, sometimes you know everything but you are unable to apply that particular thing. ये सारी चीजें आपको उस टाइम पे करनी है. देन यू इंटेंड डेडिकेटेड फेज. डेडिकेटेड फेज में आपने यू वर्ल्ड को रिवाइज करना है बच्चों. यू वर्ल्ड को रिवाइज करने के साथ में आपने तमाम एनबीएमईज देनी है, UWSA 1 देना है, UWSA 2 देना है. ऑलवेज रिमेंबर यू वर्ल्ड सेल्फ असेसमेंट 1 and 2 दे आर वेरी वेरी हाईली प्रिडिक्टिव. ठीक है, तो वो आपने कोशिश ये करनी है कि जितना एग्जाम के पास हूँ उतने पास जाके लो. उसके बाद आपने फ्री 120 दे देना है और उसके बाद आपने अपने एग्जाम को कर लेना है. अब कई बच्चे पूछते हैं सर एग्जाम कब बुक करना चाहिए. देखो एग्जाम दो तरह से बुक होता है. सबसे पहले आप ट्रायड लेते हो. ट्रायड होता है 3 महीने का, वो जो टेन्योर होता है 3 महीने का. वो जो 3 महीने का आपने टेन्योर लेना होता है वो आप 40% ऑफ द यू वर्ल्ड जब आपका खत्म हो जाए ना, उसके बाद आप वो ट्रायड ले लो. ठीक है, उसके बाद आपने कब इंटर होना है मसलन उस चीज के अंदर, या डेट कब बुक करनी है, वंस यू हैव क्रॉस 80% ऑफ द यू वर्ल्ड. जब आपको पता चल गया कितने पानी में होंगे, तब आपने जा करके वो काम करना. तीसरी बात हमारी सबसे बड़ी, ओके डेडिकेटेड फेज खत्म होगी, देन आपका एग्जाम फेज शुरू होगा और आपने एग्जाम जाकर के दे दिया. कब देना चाहिए एग्जाम? 4th ईयर के एंड पे. 4th ईयर के एग्जाम प्रॉफ खत्म हो गया, 4th ईयर के एंड पे जाकर के या फाइनल ईयर के स्टार्ट पे जाकर के आप एग्जाम दे. कई लोग 3rd ईयर, आप चूंकि आपका मॉड्यूलर सिस्टम है, आप 3rd ईयर के एंड पर भी, यानी कि 3rd ईयर का प्रॉफ आपका खत्म हुआ, 4th ईयर का स्टार्ट है, तब एग्जाम दे दो. स्टेप 2 जो है वो फिर आप अपने फाइनल ईयर करने के बाद ही दो. मैं तो ये प्रेफर करूंगा. ठीक हो गया. ओके, नेक्स्ट वाज प्रिपरेशन. प्रिपरेशन करनी कैसे है? हम लोगों का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? अभी मैं एक चीज ऐसी देख रहा था इंस्टाग्राम के ऊपर, यू आर फॉलोइंग मी, अगर आप में से कोई फॉलो करे तो मैं अक्सर चीजें अपलोड करता. कल मेरे वहां से एक चीज मेरी नजरों के सामने से गुजरी. एक लड़की हुआ है, तो वो करा रही थी, मेंटोरशिप करा रही थी स्टेप 1 की. और मेंटोरशिप में वो सिर्फ बताती हैं कि कैसे स्कोर इंप्रूव करें. और उन्होंने $400 जो है वो पर कोर्स जो है फीस रखी हुई थी. दैट मेक्स इट अराउंड 1,10,000 पाकिस्तानी रुपए ना. तो मुझे झटका नहीं लगा ये सुन के कि वो 1,10,000 रुपए ले रही है. इमेजिन करो क्यों, ऐसा क्यों है? व्हाई आई वाज नॉट शॉक्ड इन दिस थिंग. कितना खर्चा है आपको यूएस अमेरिका का? 4 लाख रुपए आपकी स्टेप 1 का खर्चा हो गया, 4.5 स्टेप 2 का खर्चा हो गया. आपका ECFMG सर्टिफिकेशन का कुछ खर्चा हो गया. ठीक है, उसके बाद आपका स्टेप 3 का जो है कोई अच्छा वाला खर्चा हो गया. तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का खर्चा मैच में अपियर होने तक होगा. और अगर आप पढ़ना कैसे है इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे, कैसे स्कोर इंप्रूव करने हैं, कैसे चीजें इनगल्फ करनी है, कैसे चीजें याद करनी है, कैसे रिटेन रखनी है, कौन सी चीज अनइम्पोर्टेंट है उसको रिटेन नहीं रखना, कौन सी चीज को रिटेन रखना है, किस चीज को करना जरूरी है, किस चीज पे ज्यादा फोकस होना जरूरी है, जब तक आप ऐसे किसी मेंटरशिप प्रोग्राम के में नहीं जुड़ेंगे, यू आर अनएबल टू गेट सक्सेस. हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट ये है, लाखों करोड़ों रुपए लगा देते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम ना एंड पे जो बिगेस्ट मिस्टेक हम करते हैं वो ये करते हैं, ना हम मेंटोरशिप लेते हैं, ना हम ऑनलाइन रिसोर्सेज खरीदते हैं. यानी कि पूरा MBBS कर डालेंगे हम, लेकिन फ्री के लेक्चर ढूंढ रहे होंगे कहीं से फ्री के लेक्चर मिल जाए. सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे हम. भाई क्यों सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे हम? इट्स वर्थ इट. ये जिस पे आप लाखों करोड़ों, एग्जाम आपका कितने का 4.5 लाख रुपए का एग्जाम है, उसके ऊपर आप 1,00,000-1.5 लाख रुपए नहीं लगाएंगे टू गेट गुड स्कोर. इस चीज को थोड़ा सा आपने एनालाइज करना है. जहां आपको मेंटोरशिप की जरूरत हो, ग्रुप्स को ज्वाइन करो. ये जरूरी नहीं कि आप पे करने की मैं बात करूं कि आपने पे ही करना है. मेंटोरशिप फ्री में भी लोग मेंटोरशिप करते हैं. ठीक है, मैं खुद मेंटोरशिप पे इंस्टाग्राम के ऊपर जो मैं आंसर करता रहता हूँ चीजों को, कि जिसमें कंफ्यूजन हो, कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, एथिक्स इंप्रूव नहीं हो रहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रही क्या करना चाहिए. तो मैं खुद भी ये चीजें जो है वो चेंज करता रहता हूँ. और कई सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे लोग करते हैं. ये ज्यादा जरूरी है रादर ये कि क्या पढ़ना है. ठीक है, ये नहीं कि आपने आप उठाओ स्नेल्स एनाटॉमी उठाओ, आप स्नेल्स एनाटॉमी उठा के आप जनाब चले जाओ पूरी की पूरी स्नेल्स एनाटॉमी पढ़ के. व्हाट इफ मैं आपको ये बताऊं कि स्नेल्स एनाटॉमी छोटा सा एक डेमो कर लें बच्चों, एक छोटा सा एक डेमो कर लें हम, इफ यू आर विलिंग फॉर दैट. देखो, लेट्स से
लेट्स से आप अपर लिम्ब की नर्व सप्लाई और ये सारी चीजें जो नर्व सप्लाई, आर्टीरियल सप्लाई, ये सारी चीजें आप करना चाहते हैं, और मैं आपको कहता हूँ कि आपको जो है फालतू का जो है वो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस मोटी माटी चीजें आपने करनी है, और आप इस चीज को नहीं मान रहे। आप कहते हैं नहीं सर मैं पूरी स्नेल्स पढ़ूंगा, पूरी स्नेल्स पढ़ते हुए कम से कम आपकी जो है वो आधे से ज्यादा जिंदगी जो है वो निकल जाएगी, ठीक है ना। और वो याद स्नेल मुझे कभी प्रॉफ में याद नहीं हुई तो बाद में किधर याद रहेगी। चलो, आपने क्या पढ़ना है जनाब, हमने आज पढ़ना है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब। क्या पढ़ना है हमने? आर्टीरियल सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब। तो सबसे पहले आर्टीरियल सप्लाई कहां से निकलती है? एओर्टा से निकलती है। एओर्टा गिव्स राइज टू थ्री मेजर ब्रांचेस: ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक दो चीजों से मिलकर बनता है: राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इधर से ये इंपॉर्टेंट है, इधर से ये इंपॉर्टेंट है। दीज टू आर द मेजर ब्लड सप्लाईज ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। ये यहाँ से ट्रेवल करती हैं, ट्रेवल करते करते यहाँ आती हैं। वंस दे गेट इंटर इनटू एक्सिला, जब ये जो ही ये एक्सिला के अंदर आती हैं, इट टर्न्स इनटू एक्सिलरी आर्टरी। इट टर्न्स इनटू व्हाट? एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी यहाँ पर एक ब्रांच देती है, उसको कहते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो ह्यूमरस के हेड को सप्लाई करती है, और इस पार्ट को सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है। और एक सेकंड, स्क्रीन शो नहीं हो रही आप लोगों को मेरी? सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड बच्चों। आप स्क्रीन शो हो रही है? साथ स्क्रीन शो हो रही है? ओके जी, चलो। मैं बात यहां से कर रहा था बच्चों, ठीक है। ये आपका एओर्टा था, एओर्टा से तीन मेजर ब्रांचेस निकली थी: ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आगे जाके दो ब्रांचेस दे रहा था: राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सबक्लेवियन। राइट सबक्लेवियन और लेफ्ट सबक्लेवियन जो है वो मेजर सप्लाईज हैं। अब जो ही आती है एक्सला के अंदर, एक्सला के अंदर आके एक ब्रांच दे देती है, और उस ब्रांच का क्या नाम है? उस ब्रांच का नाम है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के ऊपर होती है। देन यहाँ से आर्टरी ट्रेवल करती है, यहाँ पे आके एक ये डीप ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच देती है, डीप ब्रेकियल आर्टरी, और फिर ये ऐसा ब्रेकियल आर्टरी आगे कंटिन्यू करने लग जाती है यहाँ पे। यहाँ आकर के ये फिर दो ब्रांचेस देती है, एक अल्ना की साइड ट्रेवल करती है, उसको अल्नर आर्टरी कहते हैं, एक रेडियस की साइड ट्रेवल करती है, उसको रेडियल आर्टरी कहते हैं। दैट्स इट, बस इतनी आपने याद रखनी है। और आगे जाके क्या करती हैं फिर जनाब? सुपरफिशियल और डीप पाल्मर आर्च बनाते हैं। अब यूएसएमएलई क्या पूछेगा आपसे? आपको पता है ये छोटी छोटी आप ब्रांचेस याद करोगे, यहाँ से एक डीप प्रोफंडा आर्टरी निकलती है, एक रेडियल आर्टरी निकलती है, एक पता नहीं कौन सी छोटी छोटी। आपने सिर्फ 4 पॉइंट्स याद करने हैं। पहला पॉइंट, अगर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा तो कौन सी आर्टरी डैमेज होगी? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अगर मिड शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर होगा तो कौन सी आर्टरी डैमेज होगी? डीप ब्रेकियल आर्टरी। अगर सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर होगा तो कौन सी आर्टरी डैमेज होगी? ब्रेकियल आर्टरी। अगर मीडियल एपिकोंडाइल डैमेज होगा तो कौन सी आर्टरी डैमेज होगी? अल्नर आर्टरी। और लेटरल एपिकोंडाइल डैमेज होगा तो रेडियल आर्टरी। स्केफाइड का अगर फ्रैक्चर होगा तो देखो स्केफाइड के साथ में कौन सी आर्टरी जा रही है बच्चों? आपकी रेडियल आर्टरी। और यहाँ पर अगर हेमेट का फ्रैक्चर होगा, हुक ऑफ हेमेट का, तो कौन सी आर्टरी डैमेज होगी? अल्नर आर्टरी। बात खत्म हो गई बच्चों यहाँ पे सारी। आपको वो सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा, सबक्लेवियन वर्सा यहाँ से जाती है, डीप ब्रेकियल आर्टरी जो है वो यहाँ से डीप टू द ब्रेकियोरेडियलिस मसल होती है, फिर वहां से मीडियल। क्या जरूरत है इसकी रट्टा मारने की जब इसकी जरूरत ही नहीं है कहीं पे आपको? प्लस इसके साथ में वो क्या पूछ सकते हैं? कौन कौन सी नर्व्स डैमेज होंगी, ठीक है। अब इसमें डिटेल में हम नहीं जाते पढ़ाने की पूरी, बस सिंपली मैं आपको ये बताना चाहता था कि यूएसएमएलई में स्मार्ट स्टडी जरूरी है। यूएसएमएलई में बहुत कम रिसोर्स है। कितनी देर लगी अभी हमें अपर लिम्ब की पूरी ये करने में, क्या कहते हैं इसको, ब्लड सप्लाई करने में, आर्टीरियल सप्लाई, कितनी देर लगी? हार्डली बच्चों, हार्डली इट वाज लाइक 2 मिनट्स, ठीक है। इट वाज हार्डली 2 to 3 मिनट्स। और इसको रिवाइज करने में कितनी देर लगती है आपको? मैक्सिमम 2 से 3। अभी भी आपको जुबानी याद होगा। अच्छा बताओ जनाब, किधर से आती है ब्लड सप्लाई? ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकलती है, राइट सबक्लेवियन आर्टरी जाती है, एक्सिला में जाके वो एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस के फ्रैक्चर में जनाब एक्सिलरी आर्टरी डैमेज होती है, उसकी ब्रांच जो है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। मिड शैफ्ट पे जाकर के वो जनाब आपकी ब्रेकियल आर्टरी डैमेज हो जाती है,
deep profunda brachioartery और etc. Anyhow, next अगली तरफ जाते हैं।